Jai Shri Krishna everyone. In this chapter, I will teach you chapter number 7, Database Concept. Class 11th IP from NCERT textbook. Introduction. After learning about importance of data in the previous chapter means chapter number 5, Understanding of Data. I taught already. We need to explore the methods to store and manage data electronically. How you will store the data electronically means in the computer. So let us take an example of a school that maintains data about its students along with their attendance record and guardian details. एक स्कूल है जहाँ पर किसका रिकॉर्ड को रखा जा रहा है? स्टूडेंट का रिकॉर्ड. अब स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड में कौन कौन आएगा? आपका स्टूडेंट्स का एक अटेंडेंस टेबल बनेंगे जहाँ पर अटेंडेंस को रिकॉर्ड रखी जाएगी और दूसरा गार्जियन का डिटेल्स. The class teacher marks the daily attendance of the student in the attendance register. Yes, एक रजिस्टर है attendance register जहाँ पे daily attendance लिया जाता है. Means which student is present and absent. Present for P, absent for A. The teacher records P for present and or A for absent against each student's roll number on each working day. Yes, whenever it's working day 1, 2, 3 like this and the date has given. If Sunday will come, suppose 5th as a Sunday, so that is non-working day, and 1 to 4th is working day. Here roll number is there, and in the roll number 1, 2, 3, 4 like this has given. So roll number 1 in the 1st August, suppose now in this month August is going on, in the 1st August he or she is present or absent. If he or she is present, then P, then 2 suppose absent, so then A. Again roll number 3 present, roll number 4 absent, present, like this is going on. Each working day means every day teacher will take the attendance. If class strength is 50 and total working days in a month are 26, the teachers need to record 50 into 26 records manually in the register every month. Yes. How many students are there? 50 total students in a one class. And total number of working days 26. So 50 into 26 records will be there. उतना रिकॉर्ड उनको एक टीचर को रखना पड़ेगा एवरी डे फॉर दी मैनुअली का मतलब क्या है कि आप रजिस्टर में उसको मेंटेन करो खुद से हैंड में लिख के. द मैनुअल डेटा एंट्री बिकम्स टीडियस मीन्स बोरिंग. आप एवरी डे सेम वर्क कर रहे हो तो वो क्या हो जाती है? बोरिंग हो जाती है. फॉलोइंग आर सम ऑफ द लिमिटेशंस. कुछ लिमिटेशंस होते हैं ऑफ मैनुअल रिकॉर्ड कीपिंग. इन दिस एग्जांपल जब आप रजिस्टर होते हैं, जब आप उसको रखते हो तो उसका कुछ लिमिटेशंस होता है. क्या होती है? एंट्री ऑफ स्टूडेंट्स डिटेल्स, रोल नंबर्स एंड नेम इन द न्यू अटेंडेंस रजिस्टर व्हेन द स्टूडेंट्स इज प्रमोटेड टू द नेक्स्ट क्लास. जब भी नेक्स्ट क्लास में जाएगा आपको क्या करना पड़ेगा? एज अ टीचर आपको स्टूडेंट्स का डिटेल्स को, रोल नंबर एंड नेम को लिखना पड़ेगा. Writing student details on each month's attendance page where inconsistency may happen due to incorrectly written names, skipped student records, etc. Every month, क्योंकि एक पेज में 1 मंथ की अटेंडेंस रजिस्टर होती है. सपोज जुलाई का हो गया, अब जब आप अगस्त मंथ आएगा तो एज अ टीचर उसको क्या करना पड़ेगा? अगस्त मंथ में भी रोल नंबर एंड नेम जो है, रोल नंबर एंड नेम स्टूडेंट्स का टीचर्स को लिखना पड़ेगा यहाँ पे एवरी मंथ. तो इसमें क्या होता है कि कभी कभी अगर आपने अच्छा से नहीं ध्यान दिया एज अ टीचर तो क्या हो सकती है? आपका जो रोल नंबर एंड नेम है स्किप्ट हो सकता है रोल नंबर 10 में 11 का नेम आपने लिख दिया हो. ओके, तो इस टाइप का भी हो सकता है, स्किप भी हो सकती है. तो इसकी वजह से क्या होता है? डेटा इनकन्सिस्टेंसी हो जाती है. इनकन्सिस्टेंसी मीन्स सेम पीस ऑफ इंफॉर्मेशन एग्जिस्ट इन मल्टीपल प्लेसेस बट नॉट अपडेटेड कंसिस्टेंटली. मतलब इसका मतलब कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है, कॉन्ट्राडिक्टरी हो सकती है, कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है. अब सेम ही चीज़ को आप उतार तो रहे हैं लेकिन क्या हो रहा है कि कभी कभी आपसे स्किप हो जा रही है.
तो उसको बोलते हैं कॉन्फ्लिक्ट। लॉस ऑफ डेटा इन केस अटेंडेंस रजिस्टर इज लॉस्ट और डैमेज, अगर आपका अटेंडेंस रजिस्टर लॉस्ट हो गया मीन्स खो गया या फिर डैमेज हो गया, तो फिर वो जो भी आपने रिकॉर्ड रखी थी अटेंडेंस रजिस्टर वो सारी की सारी चली जाएगी। erroneous calculation means not correct, error means mistake, erroneous means not correct calculation while consolidating attendance record manually। जब आप मैनुअली रिकॉर्ड को लिखते हैं, मेंटेन करते हैं, तो क्या हो सकता है, कभी कभी इनकरेक्ट भी हो सकते हैं। नॉट करेक्ट मीन्स इनकरेक्ट। द ऑफिस स्टाफ्स ऑल्सो मैनुअली maintain students details via roll number, name and date of birth with respective guardian details, guardian name, contact number and address। स्टूडेंट्स का डिटेल्स क्या होता है, रोल नंबर, नेम एंड डेट ऑफ बर्थ। विथ एक पेरेंट्स की 2-3 बच्चे पढ़ रहे होते हैं तो उनका भी डिटेल्स हमें रखना पड़ेगा, पेरेंट्स का डिटेल्स विथ स्टूडेंट्स के सामने। तो दिस इज रिक्वायर्ड फॉर कॉरस्पॉन्डेंट विद गार्जियन रिगार्डिंग स्टूडेंट्स अटेंडेंस एंड रिजल्ट। और ये हमें किस लिए ज़रूरत होगा, जब स्टूडेंट्स का अटेंडेंस हम लोग निकालते हैं और फिर रिजल्ट का जब स्टूडेंट्स का रिजल्ट जब हम लोग एनालिसिस करते हैं तब इन चीज़ों की ज़रूरत होती है। फाइंडिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अ ह्यूज वॉल्यूम ऑफ पेपर्स, ऑब्वियसली एवरी मंथ आप उसको लिख रहे हैं। एज अ ऑफिस स्टाफ क्या करते हैं, सारा डिटेल्स रखते हैं। तो ह्यूज वॉल्यूम ऑफ पेपर्स मीन्स बिग साइज ऑफ पेपर्स और डिलीटिंग और मॉडिफाइंग एंड एंट्री इज अ डिफिकल्ट टास्क। जब आप कोई बच्चा मान लीजिए छोड़ दिया, ठीक है, वो चला गया स्कूल छोड़ के, अब उसका डेटा को डिलीट करना मैनुअली बहुत डिफिकल्ट होता है। एक लाइन को आप कट करो, आप उसको हटा नहीं सकते हैं। मॉडिफाई करना, मान लीजिए एक कैरेक्टर रॉन्ग हो गया तो उसको भी मॉडिफाई करना बहुत डिफिकल्ट होता है क्योंकि आपने पेन से लिखा हुआ होता है। हाँ, डिफरेंट टास्क इन पेन एंड पेपर बेस्ट अप्रोच टू ओवरकम दी hassles faced in manual record keeping. It is desired to store attendance record and student details on separate data file on a computerized system so that office staff and teacher can। अब ये जो मैनुअल रिकॉर्ड कीपिंग है मीन्स जो रजिस्टर में हम लोग मेंटेन कर रहे हैं, तो रजिस्टर की क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, डेटा इनकन्सिस्टेंसी हो सकती है, हमेशा नहीं होती है लेकिन बीच कभी कभी हो ही जाती है। डेटा इनकन्सिस्टेंसी हो सकती है मीन्स मल्टीपल टाइम्स में जब हम उसको डेटा को लिख रहे होते हैं तब आपका क्या होता है, डेटा स्किप भी हो जाता है, इनकन्सिस्टेंसी हो सकती है। मॉडिफाई करना प्रॉब्लम है, मॉडिफाइंग इज डिफ़िकल्ट, डिलीटिंग इज डिफ़िकल्ट। मॉडिफाई करना, डिलीट करना, ये सारा अगर आपका रजिस्टर लॉस्ट हो गया देन आपका रिकॉर्ड्स भी डिलीट हो जाएगा, रिकॉर्ड चला जाएगा, आपको डिलीट कहाँ से मिलेगा, वो डेटा रिकॉर्ड्स नहीं मिल सकता है। तो ये डिसएडवांटेज है। अब हम लोग देखें कि कंप्यूटर सिस्टम्स में अगर आप वही मैनुअल को इलेक्ट्रॉनिकली करते हो तो आपको क्या बेनिफिट्स है एज अ ऑफिस स्टाफ एंड टीचर्स। सिंपली कॉपी द स्टूडेंट डिटेल्स टू द न्यू अटेंडेंस फाइल फ्रॉम द ओल्ड अटेंडेंस फाइल when students are promoted to next class। yes, simply आपको कॉपी करना है, पेस्ट करनी है अटेंडेंस फाइल से, ओल्ड अटेंडेंस फाइल से आपको न्यू अटेंडेंस फाइल में जस्ट खाली आपको क्या करना पड़ेगा, क्लास अगर 6th है तो 6 से कन्वर्ट कर देंगे हम लोग क्लास 7, बस आपको चेंज क्या करना पड़ेगा, क्लास 7। अगर कोई बच्चा यहाँ से छोड़ दिया तो उसका नेम जस्ट हमें डिलीट करने हैं तो ऑटोमेटिकली वो अपर में चला जाएगा, रोल नंबर भी एडजस्ट हो जाएंगे। फाइंड एनी डेटा अबाउट स्टूडेंट्स और गार्जियन, डेटा को फाइंड करना बहुत इजी हो गया है, चाहे वो स्टूडेंट्स का डिटेल्स हो या गार्जियन का डिटेल्स हो। ऐड मोर डिटेल्स टू एग्जिस्टिंग डेटा व्हेनेवर अ न्यू स्टूडेंट जॉइन्स टू दी स्कूल। जब भी कोई न्यू स्टूडेंट ज्वाइन करता है क्लास में तो उसका डेटा को ऐड करना बहुत ईजी है, उसका लास्ट में ऐड कीजिए या फिर आप मिडिल में भी ऐड करना चाहते हैं तो मिडिल में भी ऐड कर सकते हो। मॉडिफाई स्टोर्ड डेटा लाइक डिटेल्स ऑफ स्टूडेंट्स और गार्जियन व्हेनेवर रिक्वायर्ड, आप डेटा को मॉडिफाई भी कर सकते हो बहुत ईजीली, या फिर गार्जियन का डेटास को जब भी आपको रिक्वायर्ड हो। मान लीजिए तो अपडेट करना है स्टूडेंट्स का एड्रेस जो है या फ़ोन नंबर्स है, गार्जियन की जो फ़ोन नंबर्स है वो आपका चेंज हो गया तो तब इजीली आप कर सकते हो। रिमूव या डिलीट डेटा व्हेनेवर स्टूडेंट लीव्स दी स्कूल, आप डेटा को रिमूव कर सकते हो। रिमूव और डिलीट दोनों एक ही चीज़ है जब भी स्टूडेंट स्कूल छोड़कर जाता है। तो ये सारी चीज़ें ईजी हो गई यहाँ पे। अब आ जाइए फाइल सिस्टम।
अब ये सारा चीज़ें हम लोग किस में करते हैं, फाइल सिस्टम में ही कर रहे थे। अ फाइल कैन बी अंडरस्टूड एज अ कंटेनर टू स्टोर डेटा इन अ कंप्यूटर। यस, आप उसको एज अ कंटेनर समझ सकते हो जहाँ पे आप क्या कर रहे हो, एज अ फाइल के रूप में डेटा को स्टोर कर रहे हो। यहाँ पे फाइल्स कैन बी स्टोर्ड ऑन द स्टोरेज डिवाइस ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। आप उस फाइल को स्टोरेज डिवाइस में स्टोर कर सकते हो, जस्ट लाइक एक्सटर्नल में भी कर सकते हो या फिर सिस्टम्स के अंदर भी कर सकते हो। किस में, हार्ड डिस्क ड्राइव में। कंटेंट्स ऑफ अ फाइल कैन बी टेक्स्ट, कंप्यूटर प्रोग्राम कोड, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू। ये फाइल का टाइप्स है। या तो आपकी फाइल क्या हो सकती है, टेक्स्ट के फॉर्मेट में हो सकती है, प्रोग्रामिंग कोड के फॉर्मेट में हो सकती है, CSV के फॉर्मेट में हो सकती है, लाइक एसेट्रा। लाइकवाइज पिक्चर्स, ऑडियो, वीडियोस, वेब पेजेस आर ऑल्सो फाइल्स। आप पिक्चर्स के फॉर्मेट में भी रख सकते हो, ऑडियो फाइल में, वीडियो फाइल में, या फिर वेब पेजेस जो वेबसाइट में हम लोग करते हैं। ये सारा भी क्या क्या है, ये सारा भी आपका फाइल्स ही कहलाता है। सो फाइल स्टोर्ड ऑन अ कंप्यूटर कैन बी एक्सेस डायरेक्टली एंड सर्च फॉर डिजायर्ड डेटा। जब आपको एक्सेस करना है कोई भी डेटा को तो इजीली आप फाइल को ओपन करके उस डेटा को देख सकते हैं। बट टू एक्सेस डेटा ऑफ अ फाइल थ्रू सॉफ्टवेयर, फॉर एग्जाम्पल टू डिस्प्ले मंथली अटेंडेंस रिपोर्ट ऑन स्कूल वेबसाइट, वन हैज़ टू राइट कंप्यूटर प्रोग्राम्स टू एक्सेस डेटा फ्रॉम फाइल्स। देखिए, मैनुअल से हम लोग किस में आ गए, इलेक्ट्रिकल आ गए। मैनुअल से इलेक्ट्रिकल आ गए, तो इलेक्ट्रिकल में भी आप क्या कर रहे हो, डेटा को स्टोर कर रहे हो। लेकिन जब डेटा को स्टोर कर तो एक्सेस मैनुअल से इजी हो गया है। इजीली हम लोग सर्च ऑप्शंस होती है, जैसे यहाँ पर भी देखिए सर्च ऑप्शन है। इस सर्च ऑप्शंस को भी आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो जो भी वर्ड या जो पेज नंबर्स आप डालोगे तो उसके यहाँ पे पेज नंबर्स को भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे जो पेज नंबर 3 है, अगर आपको पर्टिकुलर पेज नंबर जाना है तो ये सब इजी हो गया ना। अगर यही चीज़ें अगर आपको रखनी है प्रॉपर मैनर में, जस्ट लाइक एज अ सॉफ्टवेयर में, तो सॉफ्टवेयर में रखने का मतलब क्या है कि डेटा को आपको अपडेट करना। जैसे स्कूल के वेबसाइट में डेटा को आपको अपडेट करना है, वन हैज़ टू राइट। अब उसके लिए जब सॉफ्टवेयर में आप डेटा को अपडेट कर रहे हैं या उसको रिकॉर्ड रख रहे हैं, तब आपको उसके लिए कंप्यूटर प्रोग्राम चाहिए होगा, प्रोग्रामिंग कोड टू एक्सेस डेटा, जो डेटा को एक्सेस कर सके फ्रॉम दी फाइल्स। Continuing the examples of attendance at school, we need to store data about students and attendance in 2 separate files. Yes, अब जो स्कूल्स का जो डेटा है, अब स्कूल्स में बहुत सारे बच्चे, तो एक अटेंडेंस सीट बनेगा अलग से और एक स्टूडेंट डिटेल्स बनेगा जहाँ पे गार्जियन का पेरेंट्स के साथ में स्टूडेंट्स का नेम होगा। सो टेबल 7.1 shows the contents of the student file which has 6 columns as detailed below. ये है 7.1। यहाँ पे बताया गया है कि 6 कॉलम्स है। देखिए, रोल नंबर है, एस नेम मीन्स स्टूडेंट नेम, एस डेट ऑफ बर्थ, गार्जियन नेम, गार्जियन फ़ोन नंबर एंड गार्जियन एड्रेस। ये सारी की सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे रोल नंबर, एस नेम, एस डेट ऑफ बर्थ, जी नेम, जी फ़ोन, जी एड्रेस, ये सारे के सारे क्या है, कॉलम्स हैं। जो यहाँ पे देखिए रोल नंबर क्या बता रहे हैं लोग, आप स्टूडेंट्स का ही रोल नंबर हम लोग लेंगे, पेरेंट्स का तो लेंगे नहीं। एस नेम, नेम ऑफ द स्टूडेंट, एस डेट ऑफ बर्थ, स्टूडेंट का डेट ऑफ बर्थ, जी नेम, नेम ऑफ द गार्जियन, जी फोन, गार्जियन का फ़ोन नंबर एंड जी एड्रेस, गार्जियन की एड्रेस। तो ये सारी चीज़ें आपको 6 कॉलम में फिल करनी है। अब 7.2 में वो क्या था, स्टूडेंट्स डिटेल्स है ये वाला 7.1। 7.2 में हम एक अटेंडेंस टेबल ले रहे हैं। स्टूडेंट टेबल में कितने कॉलम्स है, 4 कॉलम्स है। फर्स्ट अटेंडेंस डेट, रोल नंबर, एस नेम, अटेंडेंस स्टेटस मीन्स प्रेजेंट और एब्सेंट। तो अटेंडेंस डेट में डेट वाइज आप अटेंडेंस को मार्क करोगे, रोल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स रोल नंबर में, और यहाँ पे नेम ऑफ द स्टूडेंट्स। इस टाइप का आपका डिटेल्स होगा। डेट के वाइज में आप डेट में कंप्यूटर्स में क्या होता है, सबसे पहले ईयर आते हैं, फिर मंथ आता है, फिर आपका डे आती है। लिमिटेशंस ऑफ फाइल सिस्टम, और फाइल सिस्टम्स के भी कुछ लिमिटेशन होती है। जैसे मैनुअल का क्या था, अगर आपका रजिस्टर लॉस्ट हो गया है तो उस रिकॉर्ड को खोजना बहुत ही मुश्किल है। अब जब लॉस्ट ही हो गया है तो आप कहाँ से रिकॉर्ड को, अब अलग जगह तो 2 रजिस्टर में तो आपने मेंटेन किया नहीं। अगर आपने 2 रजिस्टर मेंटेन किया है तो फिर एक रजिस्टर गुम हो जाए तो दूसरे रजिस्टर से आप रिकॉर्ड्स को देख सकते हैं, वो चीज़ है। अब मैनुअली से हम लोग किस में आ गए, इलेक्ट्रिकली आ गए। तो इलेक्ट्रिकली में हम लोग किस में डेटा को सेव करें, फाइल सिस्टम में। और फाइल सिस्टम में भी कुछ लिमिटेशंस होती है, वो हम लोग देख सकते हैं।
डिफिकल्ट टू हैंडल्स व्हेन नंबर ऑफ फाइल्स इंक्रीज एंड वॉल्यूम ऑफ डेटा ऑल्सो ग्रो। ये भी डिफ़िकल्ट होता है कब, जब नंबर ऑफ़ फाइल्स आपका बहुत सारा इंक्रीज हो जाता है और वॉल्यूम ऑफ डेटा मीन्स जो डेटा का साइज़ है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। फॉलोइंग आर सम ऑफ द लिमिटेशंस ऑफ फाइल सिस्टम। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कुछ लिमिटेशंस हैं। डिफ़िकल्टी इन एक्सेस, फाइल्स को एक्सेस करना डिफिकल्ट हो जाता है। फाइल देमसेल्फ डू नॉट प्रोवाइड एनी मैकेनिज्म टू रिट्रीव डेटा। जब आप डेटा को फेच कर रहे होते हैं तो वो अपने तरफ से कोई टूल आपको प्रोवाइड नहीं करता है। डेटा मेंटेन्ड इन अ फाइल सिस्टम्स आर एक्सेस थ्रू एप्लीकेशंस प्रोग्राम। जो ये डेटा आप मेंटेन कर रहे हो, रिकॉर्ड रख रहे हो, तो थ्रू दी किसी एप्लीकेशन प्रोग्राम के थ्रू करोगे। जैसे हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, एमएस एक्सेल में डेटा को स्टोर करते हैं। While writing such programs, the developer may not anticipate all the possible way in which data may be accessed. हाँ, जो डेवलपर है बहुत सारा पॉसिबिलिटी जो है वो एक्सेस करके नहीं देता है। So sometimes it is difficult to access data in the required format. अब फाइल फॉर्मेट भी बहुत सारी होती है ना, आपका CSV फॉर्मेट है, टेक्स्ट फॉर्मेट है, तो उस टाइप का। एंड वन हैज़ टू राइट एप्लीकेशन प्रोग्राम टू एक्सेस डेटा। तो फिर डेवलपर को क्या करना पड़ेगा, एप्लीकेशन प्रोग्राम लिखनी पड़ेगी जो डेटा को एक्सेस करने के लिए। जैसे मान ली की बात है जीप, आपका जीप फाइल भी एक होती है। जीप फाइल क्या होता है, कॉम्प्रेस करके जो बिग साइज की फाइल होती है उसको कॉम्प्रेस करके दिया जाता है, ताकि आप मान ली बात है जीप फाइल का आपका ड्राइवर आपके सिस्टम्स में इंस्टॉल नहीं है तो आप उस जीप फाइल को ओपन नहीं कर सकते। तो ये एक फाइल सिस्टम्स का लिमिटेशन है। तो वही है, द डेवलपर मे नॉट एंटिसिपेट ऑल द पॉसिबल्स वे। अब उसको क्या ही पता लगे कौन कौन से पॉसिबिलिटी है जब उसने प्रोग्राम को डेवलप किया है। तो इसी वजह से जो है हम डेटा को मे बी एक्सेस्ड, मे नॉट बी एक्सेस्ड, तो समटाइम डिफिकल्ट। तो ये हो गया डिफिकल्टी इन एक्सेस। डेटा रिडंडेंसी, डेटा रिडंडेंसी में क्या होता है, जो सेम टाइप्स ऑफ डेटा, सेम डेटास आर डुप्लीकेटेड इन डिफरेंट प्लेसेस। आपने जो है रिडंडेंसी मीन्स सेम डेटा आर डुप्लीकेटेड इन डिफरेंट, आप सेम डेटा को डिफरेंट प्लेसेस पे आप रखे हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स नेम्स आर मेंटेन्ड इन बोथ दी फाइल्स। Table 7.1, students with roll number 3 and 5 have same guardian name and therefore same guardian name is maintained twice, है ना। तो 2 times जो है आपका गार्जियन का नेम रिकॉर्ड रखी जा रही है। देखिए रोल नंबर 3 एंड रोल नंबर 5। रोल नंबर 3 में कौन है, तालीम शाह, नंबर 5 में अलीसा। अब इसके पेरेंट्स डिटेल देखिए। तालीम शाह का पेरेंट्स कौन है, हिमांशु शाह, और अलीसा का भी पेरेंट्स कौन है, हिमांशु शाह। तो 2 टाइम्स आपका गार्जियन नेम आ गया, फ़ोन नंबर्स आ गया, एड्रेस आ गया, ये सारे ट्वाइस ही आपका रिकॉर्ड हो रही है किसमें, फाइल सिस्टम में। तो बट दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ रिडंडेंसी व्हिच इज डिफिकल्ट टू अवॉइड इन अ फाइल सिस्टम। सो यहाँ पे जो ट्वाइस टाइम 2 टाइम्स, उनके 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चे एक ही स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो फिर क्या हो रहा है, 2 टाइम्स उनका रिकॉर्ड को स्टोर किया जा रहा है। ये फाइल सिस्टम्स में होती है। आप वहाँ से डेटा को रिडंडेंट नहीं कर, मतलब उसको रिड्यूस नहीं कर सकते हो, भले ही वो रिपीट हो रही है। बट दी redundancy leads to excess storage use and may cause data inconsistency also। जब आपके पास मान लीजिए बात है, एक पेरेंट्स है, उस पेरेंट्स के 3 चिल्ड्रन है, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, और तीनों सेम ही स्कूल में पढ़े, तो अब उस पेरेंट्स का 3 टाइम्स आपका डेटा स्टोर हो रहा है, डिटेल्स। तो अब ये जब डिटेल्स स्टोर किया जा रहा है, मतलब क्या है कि आप मेमोरी को ऑक्यूपाई कर रहे हो। तो वही बोला है कि एक्सेस स्टोरेज यूज, और इसकी वजह से क्या होता है, इनकन्सिस्टेंसी भी होती है। डेटा इनकन्सिस्टेंसी, when same data maintained in different places do not match। अब सेम टाइप ऑफ डेटा आप रखे हुए हो, लेकिन आपका जो डेटा है वो क्या हो रहा है, मैच नहीं हो रहा। इफ स्टूडेंट्स वांट टू गेट चेंज द स्पेलिंग ऑफ हर नेम, इट नीड्स टू बी चेंज इन SNAME कॉलम इन बोथ दी फाइल्स। यस, आपको क्या करना पड़ेगा, जब आप फाइल्स में डेटा को चेंज कर रहे होते हो तो जहाँ जहाँ उस स्टूडेंट्स का नेम होगा सब जगह आपको चेंज करना होगा। लाइकवाइज इफ स्टूडेंट्स लीव स्कूल द डिटेल्स नीड टू बी डिलीटेड फ्रॉम बोथ दी फाइल। जैसे यहाँ पे 2 फाइल्स बताया गया है, कौन कौन सा, एक स्टूडेंट्स का अटेंडेंस और दूसरा स्टूडेंट्स का डिटेल्स। तो ये जब दोनों ही
कोई भी स्टूडेंट्स अगर स्कूल छोड़ देता है तो आपको दोनों ही फाइल्स, अटेंडेंस से भी, स्टूडेंट डिटेल से भी आपको डेटा को डिलीट करना होगा, या फिर नेम को चेंज करना तो दोनों जगह ही मॉडिफाई करना होगा। और अगर आप एक जगह भूल गए तो क्या हो जाएगा, डेटा इनकन्सिस्टेंसी हो जाएगी। एट द फाइल्स आर बीइंग मेंटेन्ड बाय डिफरेंट पीपल, the changes may not happen in one of the files. In that case, the student's name will be different, inconsistent in both the files. सेम ही डेटा है, लेकिन आप ऑफिस स्टाफ्स हैं, टीचर्स हैं, तो जरूरी नहीं कि सेम ही टीचर्स उसको मॉडिफाई कर रहे हैं और डिलीट कर रहे हैं। अगर सेम ही टीचर करे तो सब जगह कर देगा। डिफरेंट डिफरेंट है तो वो क्या मान लेते, इसमें से कर दिए और यहाँ में से नहीं किए। अब जो दूसरा टीचर आएगा वो देखेगा अरे इसमें तो नेम है, इसमें नहीं है, वो कहाँ गया, तो वो कंफ्यूज है। तो उसी को बोलते हैं डेटा इनकन्सिस्टेंसी। डेटा आइसोलेशन। आइसोलेशन मीन्स टू टेबल्स है और दोनों टेबल के बीच में कोई लिंक नहीं है, नो लिंक, नो लिंक इन बिटवीन ऑफ द टेबल, उसको बोलते हैं आइसोलेशन। बोथ द फाइल्स प्रेजेंट एट table 7.1 student details and 7.2 attendance are related to students, but there is no link or mapping between them. अब दोनों टेबल के बीच में क्या है, आपका कोई मैपिंग नहीं है। मैपिंग मीन्स दोनों के बीच में कोई लिंक नहीं है। इन बिटवीन the school will have to write separate programs to access these two files. अगर उसका डेटा को एक्सेस करना होगा तो क्या करना पड़ेगा, टू डिफरेंट प्रोग्राम्स लिखना पड़ेगा दोनों फाइल को एक्सेस करने के लिए। दिस इज बिकॉज डेटा मैपिंग इज नॉट सपोर्टेड इन फाइल सिस्टम, बिकॉज डेटा मैपिंग इज नॉट मीन्स इन दोनों के बीच में जो कनेक्शन है उसको फाइल सिस्टम्स में नहीं किया जा सकता, लिंक नहीं किया जा सकता है। इन अ मोर कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स वेयर डेटा फाइल्स आर जनरेटेड बाय डिफरेंट पर्सन एट डिफरेंट टाइम्स। अगर डिफरेंट पर्सन्स ने डेटा को जनरेट किया है, मीन्स टेबल्स को जनरेट किया है डिफरेंट प्लेसेस में, सो देन वो फिर से डिफ़िकल्ट हो जाती है, कॉम्प्लेक्स हो जाती है। कॉम्प्लेक्स मीन्स डिफ़िकल्ट हो जाती है। फाइल्स बीइंग क्रिएटेड इन आइसोलेशन मे बी ऑफ डिफरेंट फॉर्मेट्स। अब हो सकता है कि जब डिफरेंट पर्सन्स उसको फाइल्स को मैनेज कर रहे हैं, फाइल्स को क्रिएट करते, हो सकता है वो लोग डिफरेंट फॉर्मेट्स को भी फॉलो करें। इन सच केसेस इट इज़ डिफिकल्ट टू राइट न्यू एप्लीकेशन प्रोग्राम टू रिट्रीव डेटा फ्रॉम डिफरेंट फाइल्स मेंटेन्ड एट मल्टीपल प्लेसेस। तो इस ऐसे सिचुएशन में क्या हो जाता है, एक एप्लीकेशन प्रोग्राम लिखना डेटा को फैच करने के लिए फॉर रिट्रीविंग द डेटा फ्रॉम द डिफरेंट फाइल्स मल्टीपल प्लेसेस से, दैट इज डिफिकल्ट as one has to understand the underlying structure of each file as well. Data dependence. Data dependence means they are depending to each other. Data is stored in a specific format or structure in a file. Yes, आप जो भी फाइल फॉर्मेट में लिखते हैं, हर फाइल्स का अपना एक फॉर्मेट होता है. So that specific formats you have to follow whenever you will store the data. If the structure or format itself is changed, if the format is changed, all the existing application program accessing that file also need to be changed. Whenever you change the format, तो आपका अंदर का जो फाइल्स का डेटा है उसको भी आपको चेंज करना पड़ेगा, अदरवाइज द प्रोग्राम मे नॉट वर्क करेक्टली. यस, अदरवाइज इट विल not displaying also, not fetching also. That is why it is telling that not work correctly. That is data dependency. Yes, अगर text file format में है और उसको हम बोल रहे हैं, हमने उसको चेंज किस में कर दिया, CSV में. जस्ट ओनली फाइल नेम वी चेंज, है ना, CSV में. तो क्या CSV फॉर्मेट में वो डेटा डिस्प्ले होगा? नहीं होगा. सो दैट इज कॉल्ड डेटा डिपेंडेंसी. हैंस अपडेटिंग the structure of a data file require modification in all the application program accessing that file. जब आप डेटा को अपडेट करते हो कहाँ पे, स्ट्रक्चर ऑफ द फाइल फॉर्मेट में, या फिर मॉडिफाई करते हो. मॉडिफाई करना मतलब क्या, आप एक लेटर जो है उसको आपने क्या कर दिया, यहाँ पे चेंज कर दिया. सपोज ये APLE है, आपने देखा ये और एक P तो यहाँ पे छोटा हुआ है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे एक P को ऐड कर दोगे. तो मीन्स कि आप मॉडिफाई की, मॉडिफाई करने के बाद आप उसको मॉडिफाई तो आपने किया, अगर आपने सेव नहीं प्रेस किया होगा तो अपडेट नहीं होगा. अगर आपने सेव कर दिया मतलब वो परमानेंटली चेंज हो गई. तो वही बोल रहा है कि आफ्टर मॉडिफिकेशन यू हैव टू अपडेट. कंट्रोलिंग डेटा शेयरिंग. कंट्रोल्ड डेटा शेयरिंग. There can be different category of users like teacher, office staffs and parents.
Ideally, not every user should be able to access all the data. Yes, सारे को हम लोग एक्सेस नहीं देते हैं कि सब कोई सब चीज़ को देख पाए. As an example, guardians and office staffs can only see the students' attendance data, but should not be able to modify or delete it. Yes, they can view just like एक वेबसाइट को आप ओपन करते हो, तो जब वेबसाइट को ओपन करते हो, whenever you have opened, so that times what happen? You can just view that page, that web page. You cannot modify it. So some website has given the access just like Quora. You cannot modify it, but you can write your answers, write your opinions, whatever you know that. So that opinions you can write it in the Quora. But in this website, in the different website, so here you cannot write also. If it is wrong, then also you cannot write it. So you cannot modify. So that means the developer has not given any permission to users to change it the data. So same things here, as a teacher and office staffs and parents. So office staffs and parents can only view the attendance register, attendance sheet. It means these users should be given limited access. Yes, limited access means read only. If they will give to the permission, modify and delete, so that means right option. See, permission has three types: read, write, another one read with write. Read, they can only read. Write, they can only write. Read and read means both permissions. So that is, they can read also as well as they can write also. Only the teachers should be able to update the attendance data. That means teacher only can change the attendance sheet. It is very difficult to enforce this kind of access control in a file system while accessing file through applications program. ये बहुत ही difficult होता है जब आप access करते हो फाइल सिस्टम्स में, तो वहाँ पे इस टाइप का मॉडिफिकेशंस वाला जो अलाउइंग परमिशन है वो नहीं होती है. आप एक्सेस को कंट्रोल नहीं कर सकते हो. किस में? फाइल सिस्टम में. एक्सेस को कंट्रोल करना मतलब क्या? जैसे मैंने बताया, रीड, राइट, रीड एंड राइट, दीज आर दी परमिशन, 3 टाइप्स ऑफ परमिशन ओनली. रीड, राइट, रीड विथ राइट. सो ये जो एक्सेस कंट्रोल है, यहाँ पे फाइल सिस्टम में आप नहीं कर सकते हो. हाँ, पीडीएफ फॉर्मेट है तो पीडीएफ फॉर्मेट में आप उसको दे सकते हो, तो मीन्स दे कैन नॉट चेंज द डेटा, ये हो सकती है. डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. अब इसी की वजह से ये कुछ प्रॉब्लम आई फाइल सिस्टम्स में. फाइल सिस्टम में कौन कौन सी प्रॉब्लम आई? फर्स्ट, डिफिकल्टी इन एक्सेस. सेकंड, डेटा रिडंडेंसी. डेटा को आप रिड्यूस नहीं कर पा रहे हो. सेम डेटा मल्टीपल टाइम्स जो है आपकी स्टोर हो रही है, तो मेमोरी इज ऑक्यूपाइंग मोर. डेटा इनकंसिस्टेंसी, व्हेन यू आर राइटिंग टू द मेनी टाइम्स, सो दैट टाइम्स समटाइम्स डेटा शुड बी इनकंसिस्टेंसी, मीन्स सेम डेटा जो है सेम नहीं है, कहीं पे कुछ कहीं पे कुछ. डेटा इसकी भी, दिस इज कॉल्ड डेटा इनकंसिस्टेंसी. डेटा आइसोलेशन. Data isolation is no link in between of the files. Then data is dependence. Data dependence and controlled data sharing. आप डेटा को जब आप शेयर कर रहे होते हैं तब भी कंट्रोल वे में ही आपको करना होता है. मीन्स आप एक ही बार में बहुत सारे लोगों को भेज भी नहीं सकते, वो भी चीज़ है. आप एक्सेस कंट्रोल नहीं कर सकते हो. अब उसके बाद आया, यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रॉनिकली तो कर रहे हैं काम, लेकिन ये सारी जब प्रॉब्लम आई तब हम लोग किस में आ गए? DBMS में, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. शॉर्ट फॉर्म इज DBMS. डेटा को मैनेज करना किसके अंदर? सिस्टम के अंदर. So limitation faced in file system can be overcome by storing the data in a database where data are logically related. Logically related means they are interlinked.
interlinked. So this is called logically related. We can organize related data in a database so that it can be managed in an efficient and easy way. आप अच्छी तरीके से उसको मैनेज कर सकते हो और इफिशिएंट वे में, ताकि इजी वे में आप उसको एक्सेस भी कर सकते हो. A database management system or database system in short is a software that can be used to create and manage database. आप डेटाबेस को क्या कर सकते हो, क्रिएट भी कर सकते हैं और उसको मैनेज भी कर सकते हो. DBMS lets users to create a database, store, manage, update, modify and retrieve. Retrieve data means fetching data from that database by users or applications program. Application program means a specific software. तो एक DBMS क्या क्या प्रोवाइड करता है यूजर्स को. आप डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, डेटा को स्टोर कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, आपको जैसे मैनेज करना, अपडेट, मॉडिफाई एंड फेचिंग द डेटा. सम एग्जांपल्स ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इज देयर and commercial DBMS. Commercial means business purpose DBMS include MySQL. This open source means these softwares are free. You can install it and use it. MySQL, Oracle, PostgreSQL, SQL Server, Microsoft Access, MongoDB, Mongo database. So these all are the software. You can use it free of cost. So that is why this is called open source software. A database systems hides contain details about how data are actually stored and maintained. डेटाबेस सिस्टम आपको क्या बताता है, बट ये हाइड रखता है डेटा एक्चुअली कैसे स्टोर हुआ है और कैसे उसको मेंटेन रखा जा रहा है. Thus it provides users with an abstract view of the data. Abstract view of the data means जैसे हमने टेबल क्रिएट किया, टेबल को हमने कैसे क्रिएट किया है, उसका क्या फॉर्मेट है वो आपको नहीं दिखाएगा, उस टेबल के अंदर क्या डेटा वो आपको डिस्प्ले करेगा. सो दैट इज द abstract view. A database system has a set of programs through which users or other programs can access, modify and retrieve this stored data. ये एक set of programs है. मीन set of program में set of instructions है. जब भी एक यूजर या अदर प्रोग्रामर्स जो है डेटा को एक्सेस करना चाहता है, मॉडिफाई करना चाहता है या फिर फेच करना चाहता है जो स्टोर्ड डेटा है, उसके लिए the DBMS serve as an interface between the database and end users or application programs. So it is a interface in between database with the end user. End users means those wants to only access the data. So database and users interface is their DBMS software. Retrieving data from a database through a special type of commands is called querying. Yes, in the database we cannot click through the search option, just like here has given search options. Okay, but there whenever you want to access the data, so that times you have to write the query. What is called query? Query means command. You want to access the data for particular, otherwise multiple, whatever data you want to access, you have to write the query. Through the query you can get the data output. In addition, users can modify the structure of the database itself through a DBMS. Even as a users can modify the structure also through the DBMS, means through the database software. Now we will see in the table 7.3 what is given. Various field. Various field means columns. Some applications are, one is banking application, crop loan, inventory management, organization resource management, online shopping. So in the banking, this is the application, this is the software. Okay, in the banking application, what they will maintain? Customer information, account details, loan details, transaction details, etc. and many things. ये सारा का सारा डिटेल्स रखा जाता है. तो मीन्स कस्टमर इंफॉर्मेशन, दिस इज दी वन टेबल, वन account details, another table, loan details, another table. So these are the tables we are storing in the database, and database name is banking. Crop loan, Kisan credit card data, farmers personal data, land area and cultivation data, loan history, repayment data. So like this you can store it. File system to DBMS. Now we are changing file systems to DBMS because in the file system is also some limitations as given. So that is why
Nowadays we are storing the data in the DBMS. Let us revisit our school. Again we will visit to the our school, and that schools, which type of data we are storing? Two tables. One is attendance, another one is students details. Were maintained. Table 7.1 by office and 7.2 by teachers. Teachers means attendance 1. Attendance, because attendance record updating by the teachers only. And table 7.1 by office, which one? That is students details. Let us now design a database to store data of those two files. ये two files का आपको क्या करना है? एक database डिजाइन करना है. We know that tables in a database are linked or related through one or more common column. Whenever one or more common column is there, so then we can easily link. And this column name is called field also. Column is also called field. In our example, the student table 7.1 file and attendance table 7.2 file have roll number and SNAME as common field names. So here in these two tables, two field name, two column name is common, roll number and student name. In order to convert these two files into a database, we need to incorporate the following changes. So what you will change in your database? फाइल सिस्टम से आप किस में आ रहे हो? डेटाबेस में. तो आप कैसे चेंज करोगे? SNAME नीड नॉट बी मेंटेन इन अटेंडेंस रजिस्टर एज इट इज ऑलरेडी देयर इन स्टूडेंट्स डिटेल्स. तो हमें क्या करना पड़ेगा? अटेंडेंस रजिस्टर में जो हम क्या लिख रहे थे? रोल नंबर लिख रहे थे, स्टूडेंट्स नेम लिख रहे थे. तो ये SNAME जब कॉमन है तो उसको हमको दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है. तो हम किस में लिखेंगे? जो ऑलरेडी स्टूडेंट्स डिटेल्स में है ही, तो हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है. डिटेल्स for a students can be retrieved, can be fetched through the common field roll number in both the cases, both the files. अब यहाँ पर भी रोल नंबर है, यहाँ पर भी रोल नंबर है, तो इसी वजह से through the roll number we can fetch the data. If two siblings just like roll number 3 and 5 are in the same class, then same guardian details, G name, G phone and G address are maintained for both these siblings. ये हमने files में देखा. We know this is a redundancy. And by using a database we can avoid this. So database में हम उसको क्या कर सकते हैं? Avoid कर सकते हैं. कैसे? जब two siblings का सेम ही डिटेल्स है तो उसको हम लोग नहीं स्टोर करेंगे, एक ही जगह स्टोर करेंगे. So let us split the students file into two files, students file and guardian file. अब ये जो यहाँ पे हमने दो फाइल था, क्या क्या? एक अटेंडेंस और दूसरा स्टूडेंट्स फाइल. So स्टूडेंट्स फाइल में हम लोग क्या करते हैं? स्टूडेंट्स का डिटेल्स प्लस गार्जियंस का डिटेल्स को मेंटेन कर रहे थे. तो अब ये जो स्टूडेंट्स फाइल है इसको हमने क्या कर दिया? दो पार्ट में डिवाइड कर दिया. किसमें? एक स्टूडेंट फाइल में और दूसरा एक स्टूडेंट डिटेल में और दूसरा गार्जियन डिटेल पे. तो गार्जियन डिटेल जैसे ही लिखेंगे तो रोल नंबर के थ्रू वो भी फैच हो जाएगा. तो वही चीज़ यहाँ पर स्टूडेंट फाइल एंड गार्जियन फाइल, सो दैट ईच गार्जियन डेटा आर मेंटेन्ड ओनली वंस. तो ऐसे क्या हो जाएगा? ओनली वन टाइम्स मेंटेनेंस. व्हेनेवर टू मल्टीपल डेटास आर देयर, same copy, so that times we can create a different table in database to manage the memory, means less memory के लिए. Next, one and more guardian can have the same name, so it will not be possible to identify which guardian is related to which student. In such cases we need to create an additional column, say GUID, guardian ID. अब दो पेरेंट्स है, दोनों पेरेंट्स का सेम नेम है, लेकिन जरूरी नहीं कि उन दोनों जो पेरेंट्स है दोनों सेम ही है, वो डिफरेंट हो सकते हैं, उनके चिल्ड्रन अलग हो सकते हैं, है ना? दो अलग अलग पर्सन हो सकते हैं बट नेम इज सेम. सो इन दैट केसेस व्हाट विल एड इट? GUID. ये तो यूनिक होगा, ID है तो यूनिक होगा, तो यूनिक वैल्यू की वजह से हम उसको बचा सकते हैं. फॉर ईच रिकॉर्ड इन द गार्जियन फाइल द कॉलम GUID विल ऑल्सो बी केप्ट विद द स्टूडेंट फाइल फॉर रिलेटिंग दीज टू फाइल. अब ये GUID को हम लोग क्या करेंगे? स्टूडेंट्स फाइल में स्टोर करेंगे ताकि हम डेटा को इजीली फेच कर सकें और कनेक्ट कर सकें. वी कुड डिस्टिंग्विश गार्जियंस बाय देयर फोन नंबर्स ऑल्सो. आप इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हो बाय फोन नंबर्स, बट फोन नंबर्स कैन चेंज एंड देयरफॉर मे नॉट ट्रूली डिस्टिंग्विशेस गार्जियन. आप कभी कभी फ़ोन नंबर जो है चेंज हो जाता है तो इसी वजह से हम उसको हटा नहीं सकते हैं, उसको यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं. नहीं तो अदरवाइज समटाइम्स अगर सबकी पेरेंट्स की यूनिकली है तो हम क्या कर सकते हैं? उसको अलग से लिख सकते हैं.
देखिए यहाँ पे स्टूडेंट टेबल है, गार्जियन टेबल है, अटेंडेंस टेबल है। अब स्टूडेंट टेबल में कौन कौन से एट्रीब्यूट आ गए, रोल नंबर, एस नेम, एस डेट ऑफ बर्थ एंड GUID। अब GUID यहाँ पे कॉमन हो गया। अब ये जहाँ GUID आ गया तो GUID का हमें क्या पता चल जाएगा, उसका डिटेल्स, G नेम, G फ़ोन, G एड्रेस। अब आ जाइए अटेंडेंस डेट, रोल नंबर, अटेंडेंस स्टेटस। अब ये जो रोल नंबर है कहाँ पर है, यहाँ पर है स्टूडेंट्स डिटेल्स में। तो स्टूडेंट डिटेल्स से हमें क्या मिल जाएगा, रोल नंबर। तो यहाँ पे इसी वजह से हमें स्टूडेंट्स का नेम लिखने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली हमारा लेस मेमोरी हो गया। इस टाइप का हम डेटाबेस में मेमोरी को सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए डेटा किस टाइप का एक्चुअली स्टोर हो रहा है स्टूडेंट टेबल में, रोल नंबर है, एस नेम है, एस डेट ऑफ बर्थ है, GUID है। GUID गार्जियंस का यूनिक ID हो गया। अब उसके बाद गार्जियन टेबल में GUID से डेटा हमने फेच कर लिया, GUID जिसका मैच होगा उसके बच्चे यहाँ पर हैं। फिर G नेम, गार्जियंस टेबल्स के गार्जियंस डिटेल्स हो गए। यहाँ पे अटेंडेंस डिटेल्स हो गया, जहाँ पे डेट, रोल नंबर एंड स्टेटस डायरेक्टली, नो नीडेड टू राइट एज अ एस नेम ऑल्सो स्टूडेंट्स नेम। तो इस टाइप का हम उसको कर सकते हैं। की कॉन्सेप्ट इन डेटाबेस। अब की क्या होता है डेटाबेस में, की इज़ वेरी यूजफुल इन द डेटाबेस, इफिशियंटली मैनेज डेटा यूजिंग DBMS, अंडरस्टैंड सर्टेन की टर्म्स। आपको डेटाबेस में कुछ की मिलेंगे, उसको आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, उसी के बेसिस पे डेटाबेस चलती है। डेटाबेस स्कीमा इज द डिज़ाइन ऑफ अ डेटाबेस। स्कीमा क्या है, जब हम डेटाबेस को डिजाइन करते हैं उसको बोलते हैं डेटाबेस स्कीमा। इट इज़ द स्केलेटन, स्केलेटन मीन्स बोन ऑफ द डेटाबेस। ये क्या है, बोन ऑफ द डेटाबेस, क्या स्कीमा that represents the structure, table name and their fields columns. The types of data in each column can hold constant, means some limitation of the data to be stored, and the relationship among the tables, relationship किसके थ्रू, through the common attribute के थ्रू ही हम उसको लिंक कर सकते हैं। ये हो गया रिलेशनशिप। अब यहाँ पे जो डेटाबेस स्कीमा होता है उसमें क्या क्या रहता है, आपका टेबल का नेम होता है, टेबल का नेम के साथ हमें क्या चाहिए होगा, टेबल का फील्ड क्या क्या, हमें कॉलम चाहिए, फील्ड को कॉलम भी बोलते हैं, उसको एट्रीब्यूट भी बोलते हैं। फिर किस टाइप का डेटा वो मेंटेन करेगा ईच कॉलम, किस टाइप का डेटा को स्टोर करेगा ईच कॉलम, ठीक है। उसमें कुछ लिमिटेशंस होते हैं, जैसे आपका रोल नंबर है जो कि नल नहीं होना चाहिए। नल मीन्स आपका डेटा वहाँ पे कंपलसरी है उसको, जैसे आप फॉर्म फिल करते हैं वहाँ पे देखिएगा कहीं पे स्टार सिंबल्स रहता है। स्टार सिंबल्स मीन्स ये जो बॉक्स है ये आपको फिल करनी ही करनी है, बाकी में ऑप्शनल, जहाँ पे कुछ नहीं लिखा है सब दिया है तो ये आपका ऑप्शनल होता है। जस्ट लाइक योर आधार कार्ड नंबर, फॉर एग्जांपल आधार कार्ड नंबर। सो आधार कार्ड नंबर्स में हमेशा स्टार रहेगा, तो मतलब आपको ये फिल करनी ही करनी है। ईमेल आईडी ऑप्शनल होती है, आजकल वो भी कंपलसरी कर दिए। तो जहाँ पे स्टार है मतलब वो क्या है, और नल वैल्यू नहीं है, आप उसको स्किप नहीं कर सकते, आपको उसमें फिल करनी ही करनी है। अब देखिए ये क्या है, एक टीचर है, ये ऑफिस स्टाफ्स हैं, दोनों ने क्वेरी मीन्स कमांड भेजा किसको, डेटाबेस सॉफ्टवेयर प्रोसेसर को। अब डेटाबेस सॉफ्टवेयर क्या कर रहा है, एक्सेस करना चाह रहा है डेटा को, इट्स डेफिनेशन। देखिए तो यहाँ पे कितने टेबल्स है, स्टूडेंट्स हैं, गार्जियंस है, अटेंडेंस है। ये डेटाबेस कैटलॉग है जहाँ पे इस डेटाबेस के अंदर ये सारा का सारा है। तो इन दोनों के बीच में इंटरलिंक्ड है, जैसे यहाँ से भी एक्सेस हो गया, यहाँ से भी ये लोग डेटा को एक्सेस कर सकते हैं थ्रू दी क्वेरी ओनली। डेटाबेस स्कीमा इज ऑल्सो कॉल्ड द विजुअल और लॉजिकल आर्किटेक्चर एज इट टेल अस हाउ द डेटा आर ऑर्गेनाइज्ड इन अ डेटाबेस। इसको क्या बोलते हैं, विजुअल और लॉजिकल आर्किटेक्चर, जो कि डेटा कैसे ऑर्गेनाइज की गई है वो आपको बताता है। डेटा कांस्टेंट मीन्स लिमिटेशंस। तो ये लिमिटेशंस जो होती है, रेस्ट्रिक्शंस होती है, द टाइप ऑफ डेटा दैट कैन बी इंसर्टेड इन वन और मोर कॉलम्स ऑफ अ टेबल। जब आप टेबल को क्रिएट करते हो तो उस टाइम पे जब हम लोग कॉलम्स लेते हैं तो उस टाइम पे हमें क्या करना पड़ता है, कुछ रेस्ट्रिक्शन डालनी पड़ती है, डेटा कॉन्स्टेंट्स डालनी पड़ती है। दिस इज डन बाय स्पेसिफाइंग वन और मोर कॉन्स्टेंट्स ऑन दैट कॉलम व्हाइल क्रिएटिंग द टेबल। जब आप टेबल क्रिएट करते हो, मैंने ऑलरेडी बताया, जैसे फॉर एग्जाम्पल वन कैन डिफाइन द कॉन्स्टेंट दैट द कॉलम मोबाइल नंबर कैन ओनली हैव नॉन नेगेटिव इंटीजर्स वैल्यू ऑफ एग्जैक्टली 10 डिजिट। अब जो मोबाइल नंबर है आपको भी पता वो 10 डिजिट्स की होती है, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, लिमिटेशंस डाल दिया 10 डिजिट्स को। वो भी क्या है, न्यूमेरिक डेटा है। न्यूमेरिक डेटा में भी क्या, इंटीजर्स है, स्पेसिफाई हमने कर दिया, मतलब इंट डेटा टाइप हो गया, और साथ में हमने क्या बोल दिया, 10 मीन्स 10
characters only will accept, means 10 digit. Since is student shall have one unique roll number, अब roll number unique होता है, we can put the not null. जब unique value हमें डालनी है तो हमने ले लिया attribute name roll number और यहाँ पे लिख दिया not null, मीन्स ये कंपल्सरी है रोल नंबर डालना. Constants are used to ensure accuracy and reliability of data in the database. इससे डेटा एक्यूरेट हो जाती है और रिलायबल हो जाती है. मेटा डेटा और डेटा डिक्शनरी. मेटा डेटा मीन्स क्या होता है? डेटा अबाउट डेटा. डेटा अबाउट डेटा को क्या बोलते हैं? मेटा डेटा. जैसे नेस्टेड लूप होता है, लूप इनसाइड लूप इज कॉल्ड नेस्टेड लूप. नेस्टेड हीप, ईफ इनसाइड ईफ इज कॉल्ड नेस्टेड ईफ. उसी टाइप का मेटा डेटा और डेटा डिक्शनरी. डेटा अबाउट डेटा, एक डेटा है, डेटा के अंदर में उससे रिलेटेड डेटा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेटा डेटा. डेटा इंस्टेंस. डेटा इंस्टेंस क्या है? When we define database structure schema, state of database is empty. Yes, whenever you create the database, that time your database is empty. There is no data entry is there. उस टाइम पे कोई डेटा एंट्री नहीं रहती है. After loading data, the state or snapshot of the database as at any given time is the database instance. जब आप क्या करते हो डेटा को, हाँ, एंट्री करने के बाद में आप लोड करते हो डेटा को, तो आपका क्या होता है? वहाँ पर जो है डेटाबेस में डेटा डिस्प्ले की जाती है. वी मे देन रिट्रीव डेटा थ्रू क्वेरीज और मैनिपुलेट डेटा थ्रू अपडेशन. आप इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो? डेटा को फेच कर सकते हो क्वेरी के थ्रू, या फिर आप उसको मॉडिफाई कर सकते हो. मॉडिफाई कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो. दस स्टेट्स ऑफ डेटाबेस कैन चेंज. आप डेटाबेस को चेंज भी कर सकते हो. दस डेटाबेस स्कीमा कैन हैव मेनी इंस्टांसेस एट डिफरेंट टाइम्स. तो इसी वजह से डिफरेंट टाइम्स में आप डेटाबेस को यूज़ कर सकते हैं. क्वेरी क्या है? कमांड. जो कमांड आप लिखते हो डेटा को फैच करने के लिए, जो कमांड आप लिखते हो डेटा को क्रिएट करने के लिए, टेबल को क्रिएट करने के लिए, डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए. द क्वेरी इज अ रिक्वेस्ट. रिक्वेस्ट मीन्स इंस्ट्रक्शन टू अ डेटाबेस फॉर ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन इन अ डिजायर्ड वे. जो यूजर्स की डिमांड है, डिजायर्ड वे में जो यूजर की डिमांड है उसको फुलफिल करना. इसका काम, किसका काम है? क्वेरी का. क्वेरी कैन बी मेड टू गेट डेटा फ्रॉम वन टेबल और फ्रॉम अ कॉम्बिनेशन ऑफ टेबल. अब जब आप क्वेरी लिखते हो सकता है वन टेबल से आप डेटा फेच करना चाहते हो, या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ टेबल्स मीन्स लिंक करके भी अगर आपको कोई ऐसी डेटा फेच करनी है जो दोनों टेबल का लिंकअप से है तो उससे भी हो सकती है. फॉर एग्जाम्पल, फाइंड द नेम ऑफ ऑल दोज स्टूडेंट्स प्रेजेंट ऑन अटेंडेंस डे 2001-2 मीन्स 2 जनवरी 2000 का आपको क्या चाहिए? उसका नेम्स चाहिए. किसका? स्टूडेंट्स का नेम चाहिए जो उस दिन प्रेजेंट था. There is a query to the database. आपने डेटाबेस को क्वेरी लिखा. To retrieve or manipulate data, the user needs to write query using a query language called, which is discussed in chapter number 8. चैप्टर नंबर 8 में हम लोग देखेंगे कि क्वेरी कैसे लिखी जाती है. यहाँ पे डेटाबेस के बारे में बताया गया. तो डेटाबेस मैनिपुलेशन, डेटा मैनिपुलेशन मीन्स डेटा को मॉडिफाई कैसे कर सकते हो. मॉडिफिकेशन ऑफ डेटाबेस कॉन्स्टेंट ऑफ 3 ऑपरेशन. क्या? आप डेटा को इंसर्ट कर सकते हो, डेटा को डिलीट कर सकते हो, डेटा को अपडेट कर सकते हो. सपोर्ट रिवान जॉइंस एज अ न्यू स्टूडेंट्स इन द क्लास दैट द स्टूडेंट्स डिटेल नीड टू बी एडेड इन स्टूडेंट टेबल एज वेल एज गार्जियन फाइल ऑफ द स्टूडेंट्स अटेंडेंस डेटाबेस. आपको क्या करना पड़ेगा? एज अ टीचर उसके स्टूडेंट्स टेबल में लिखना पड़ेगा, गार्जियन टेबल में उसका जो स्टूडेंट्स न्यू स्टूडेंट ज्वाइन किया है उसको ऐड करना होगा. दिस इज कॉल्ड इंसर्शन ऑपरेशन ऑन दी डेटाबेस. मीन्स फर्स्ट टाइम आप वो ज्वाइन किया तो फर्स्ट टाइम आप उसका डेटा तो पहले से है नहीं, तो आप मॉडिफाई में कैसे जा सकते हो? डेटा को आपको लिखना पड़ेगा, इंसर्ट करना पड़ेगा, इसीलिए उसको बोलते हैं इंसर्शन ऑपरेशंस. इन केस ऑफ ए स्टूडेंट्स लीव्स द स्कूल, अगर कोई स्टूडेंट्स स्कूल छोड़ दिया, देन हिज डेटा एज वेल एज हर गार्जियन डिटेल्स नीड टू बी रिमूव्ड फ्रॉम स्टूडेंट्स, गार्जियन एंड अटेंडेंस टेबल. ये तीनों जगह से डेटा को क्या करना पड़ेगा? डिलीट करना पड़ेगा. जब भी आपका डेटा है, जो भी डेटा है, आपको तीनों टेबल में इंसर्ट भी करना होगा, तीनों टेबल में आपको डिलीट भी. जब कोई चला गया तो फिर आपको डिलीट करना है. कोई स्टूडेंट ज्वाइन किया तो तीनों टेबल में, है ना, स्टूडेंट टेबल में, गार्जियन टेबल में, अटेंडेंस टेबल में, सब जगह आपको इंसर्ट करना होगा.
दिस इज कॉल्ड डिलीशन ऑपरेशन। जब आप डेटा को डिलीट करें तो उसको क्या बोलते हैं, डिलीशन ऑपरेशन। सपोज अथर्व्स गार्जियन हैज चेंज्ड हिज मोबाइल नंबर, तो जब आप चेंज किया गया, अथर्व है प्रेजेंट है बट हिज मोबाइल नंबर इज चेंज, सो दैट टाइम्स वी हैव टू अपडेट, मीन्स मॉडिफिकेशन, वेयर इन गार्जियन फाइल, क्योंकि गार्जियन फाइल में गार्जियंस का फोन नंबर्स हैं। दिस इज कॉल्ड अपडेट ऑपरेशंस ऑन द डेटाबेस। सो when new student join, that times you have to do insert command. Then if any students leave the school, that times delete and modification, so that times you will call update. So 3 types of commands for modification of the table. तीनों में ही आपका टेबल क्या हो रहा है, मॉडिफाई हो रहा है। क्यों, आप एक एग्जिस्टिंग टेबल है वहाँ पे न्यू डेटा को ऐड कर रहे हो, तो आपका क्या हो गया, डेटा जो टेबल है वो चेंज हुआ ना। डिलीट कर रहे हो, एक हट गया, वो उसमें भी टेबल आपका चेंज हो गया। अपडेट कर रहे हो कोई नेम को या फ़ोन नंबर्स को, तो क्या हो गया, उसमें भी आपका चेंज आया। तो जब भी चेंज होता है उसको बोलते हैं डेटा मैनिपुलेशन। अब लिमिटेशंस ऑफ डीबीएमएस क्या है, इंक्रीज्ड कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी कैसे हो सकती है, यूज़ of DBMS increases the complexity of maintaining functionalities like security, consistency, sharing and integrity. इससे complexity बढ़ जाती है जब आप maintain करते हो बहुत सारे functionality, जैसे security से related, consistency को sharing करना चाहते हो integrity पे। Increase data vulnerability as data is stored centrally, आप सेंटर पे डेटा को, सेंट्रली मीन्स एक जगह पे स्टोर करके रखे हुए हो, एंड इंक्रीज द चांसेस ऑफ लॉस ऑफ डेटा ड्यू टू एनी फेलियर ऑफ हार्डवेयर। आपने सेंट्रली उसको स्टोर करके रखा हुआ है और आपका जो है हार्डवेयर फॉल्ट आ गया या सिस्टम ही नहीं चला, तो फिर सॉफ्टवेयर फॉल्ट आ गया, तो इट कैन ब्रिंग ऑल ऑपरेशन टू अ हॉल्ट फॉर ऑल द यूजर्स। तो ऐसे सिचुएशन में क्या हो सकता है, वो हॉल्ट कर, क्योंकि वो एक्सेस करके कैसे देगा, क्योंकि हार्डवेयर में प्रॉब्लम आ गई, उसको सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम आ गई। कभी कभी आप देखते हैं जब आप सर्च करते हो, सर्च करते समय में आपने कोई पर्टिकुलर वेबसाइट को ओपन करना चाहा, ओपन तो हुआ लेकिन उसका पेज आपका रीलोड ही नहीं हुआ, तो वो फॉल्ट आ जाती है उस टाइम पे। डेटाबेस इंजन क्या है, डेटाबेस इंजन इज द अंडरलाइंग कंपोनेंट और set of programs used by a DBMS to create database and handle various queries for data retrieval and manipulation. Database engine क्या है, components है या फिर set of programs है, components है या फिर set of programs है जो कि DBMS में यूज़ करते, किस लिए, to create the database and handle the various queries. जब आप database को create करते हो या फिर queries को handle करते हो तो सारा का सारा इसमें आता है database engine में। रिलेशनल डेटा मॉडल, रिलेशनल डेटा मॉडल जब आप डेटाबेस को कनेक्ट करते हो दूसरे डेटाबेस के साथ में। डिफरेंट टाइप्स ऑफ डीबीएमएस आर अवेलेबल एंड देयर क्लासिफिकेशन इज डन बेस्ड ऑन द अंडरलाइंग डेटा मॉडल। अब डेटा मॉडल के बेस से हम लोग क्या कर सकते हैं, क्लासीफाई करते हैं। अ डेटा मॉडल डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस। डेटा मॉडल क्या करता है, डेटाबेस का स्ट्रक्चर को डिस्प्ले करता है, डिस्क्राइब करता है, इंक्लूडिंग हाउ डेटा डिफाइंड एंड रिप्रेजेंट रिलेशनशिप अमॉन्ग डेटा। डेटा आपका कैसे प्रेजेंट है विथ द रिलेशनशिप एंड द कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट मीन्स क्या लिमिटेशन है उस डेटाबेस में। द मोस्ट कॉमनली यूज डेटा मॉडल इज रिलेशनल डेटा मॉडल। रिलेशनल आपको नेम से रिलेट करना, रिलेशन ठीक है, रिलेशनशिप बनाना, तो एक डेटा मॉडल एक दूसरे के साथ में कनेक्ट करना। अदर टाइप्स ऑफ डेटा मॉडल इंक्लूड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल, एंटिटी रिलेशनशिप डेटा मॉडल, डॉक्यूमेंट मॉडल एंड हायरार्किकल डेटा मॉडल। तो ये एक रिलेशनल डेटा मॉडल है और उसी टाइप का बहुत सारे डेटा मॉडल से क्या क्या, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, एंटिटी रिलेशनशिप, ईआर डेटा मॉडल, डॉक्यूमेंट मॉडल एंड हायरार्किकल डेटा मॉडल। In this book, what will study database based on relational data model, DBMS से related. In relational models, tables are called relational. Tables को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, रिलेशन से। जब भी रिलेशन बोले तो आप समझ जाइएगा DBMS में आपको टेबल को बोला जा रहा है। That store data for different columns. अब ये टेबल क्या करता है, स्टोर करता है किसको, कॉलम्स को, कॉलम्स को स्टोर करता है। कॉलम्स में ईच कॉलम हैज़ अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा। ईच टेबल कैन हैव मल्टीपल कॉलम्स। ऑफकोर्स जैसे हमने देखा अटेंडेंस टेबल में डिफरेंट कॉलम्स है, तो ईच
table has different columns and each column has different types. जैसे रोल नंबर है तो रोल नंबर तो आपका इंटीजर फॉर्मेट, नेम है तो स्ट्रिंग डेटा टाइप में जाएगा तो उस टाइप का, फोन नंबर है डिजिट है लेकिन 10 डिजिट ही एक्सेप्ट करेगा। पर ईच कॉलम नेम शुड बी यूनिक, और ईच कॉलम क्या होता है, ईच कॉलम का जो नेम होता है यूनिक होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ईच रो इन द टेबल रिप्रेजेंट्स अ रिलेटेड सेट ऑफ वैल्यू। अब जब ये एक टेबल है, चलिए हम लोग अटेंडेंस टेबल ही लेते हैं। अटेंडेंस टेबल में क्या था, रोल नंबर, देन पहले डेट था, डेट के बाद रोल नंबर और रोल नंबर के बाद स्टेटस, ये था, ये 3 था। अब डेट में तो ओनली डेट आएगा, फिर रोल नंबर में रोल नंबर आएंगे और स्टेटस में प्रेजेंट एंड एब्सेंट, प्रेजेंट प्रेजेंट एब्सेंट प्रेजेंट, ये हो गया। यहाँ पे 1 2 3 4 आ गए। यहाँ पे डेट में चलिए 3 अगस्त, 4 अगस्त, 5 अगस्त एंड 6 अगस्त, ये आ गए। तो ये जो रो है, रो क्या है, सेट ऑफ वैल्यूज़ है, डिफरेंट सेट ऑफ वैल्यूज़। तो वही बोला है ईच रो रिप्रेजेंट्स अ पर्टिकुलर गार्जियन एंड हैज़ रिलेटेड वैल्यू। अगर हम गार्जियंस टेबल्स का बात कर रहे होते हैं तब यहाँ पे क्या करेगा, ईच रो हैज़ अ कलेक्शंस ऑफ डेट, रोल नंबर एंड स्टेटस विद गार्जियन नेम, एड्रेस एंड फोन नंबर्स। Thus a table consists of a collection of relationship। तो एक टेबल को क्या बोलते हैं, कलेक्शन ऑफ रिलेशनशिप। बहुत सारे कलेक्शंस यहाँ पर है, किसका कलेक्शन, कॉलम्स का कलेक्शंस। It is important to note here that relations in a database are not independent tables। जो रिलेशन होती है डेटाबेस की वो इंडिपेंडेंट टेबल नहीं होती है, नॉट इंडिपेंडेंट टेबल्स बट आर एसोसिएटेड मीन्स लिंक होता है विथ ईच अदर। फॉर एग्जाम्पल रिलेशन अटेंडेंस हैज एट्रीब्यूट roll number which links in it with corresponding student records in relation students। जो अटेंडेंस टेबल है, अटेंडेंस टेबल का जो रोल नंबर है वो आपका स्टूडेंट टेबल्स का रोल नंबर के साथ में क्या हो जाएगा, लिंक हो जाएगा। सिमिलरली एट्रीब्यूट GUID, जो GUID एट्रीब्यूट कॉलम है इन द स्टूडेंट टेबल एक्सट्रैक्टिंग गार्जियन डिटेल्स ऑफ अ पर्टिकुलर स्टूडेंट, जहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, मीन्स फैच कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट्स का गार्जियन रिलेटेड डिटेल्स। इफ लिंकिंग एट्रीब्यूट्स आर नॉट देयर इन अप्रोप्रिएट रिलेशन, अगर जब हम कोई लिंकिंग एट्रीब्यूट जो है अप्रोप्रिएट रिलेशन नहीं बना पा रहा था, इट विल नॉट बी पॉसिबल टू कीप द डेटाबेस इन करेक्ट स्टेट। तो ऐसे में पॉसिबल नहीं कि जो डेटाबेस हो करेक्ट स्टेट में एंड रिट्रीव वैलिड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द डेटा, और वो आपको वैलिड इन्फॉर्मेशन ही देगा, ऐसा नहीं है। जब आपको लिंक ही नहीं कर पाएगा तो कैसे आपको देगा, नहीं दे सकता है। तो यहाँ पे देखिए गार्जियन स्टूडेंट अटेंडेंस है, GUID यहाँ पर है, GUID से इसको लिंक कर दिया GUID, और रोल नंबर टू रोल नंबर इसको लिंक कर दिया, तब आप इजीली फैच कर सकते हो। अब देखिए रिलेशन स्कीमा कुछ नहीं है, जो आपका जिस नाम से आप बनाना चाहते हैं, स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट्स में क्या क्या कॉलम्स हो सकते हैं, रोल नंबर, SNAME, S डेट ऑफ बर्थ एंड GUID। अटेंडेंस स्कीमा में क्या आएगा, अटेंडेंस मीन्स स्टूडेंट क्या है, एक टेबल है, रिलेशन मीन्स टेबल। जो स्टूडेंट टेबल है, स्टूडेंट टेबल के अंदर क्या क्या रहेगा, कॉलम्स में रोल नंबर, SNAME, S डेट ऑफ बर्थ, GUID। उसी टाइप का यहाँ पे देखिए अटेंडेंस टेबल में अटेंडेंस डेट, रोल नंबर, अटेंडेंस स्टेटस। गार्जियन टेबल में GUID, G नेम, G फोन एंड G एड्रेस। अच्छा, जो कॉलम होता है उसको क्या बोला जाता है, एट्रीब्यूट भी बोली जाती है, ये मैंने आपको बताया है। और रो को क्या बोलते हैं, टपल्स बोलते हैं। See, each tuple means row in a relation table corresponds to data of a real world entity। real world entity means जो physically available है उसी डेटा को एंट्री की जाती है। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट गार्जियन अटेंडेंस इन द गार्जियन रिलेशन टेबल 7.5 each row represents the fact about the guardian and each column name in the guardian table is used to interpret the meaning of data stored under that column। तो यहाँ पे क्या है, रिलेटेड है और रियल वर्ल्ड से रिलेटेड। अब देखिए यहाँ पे GUID क्या है, यूनिकली जो कि ऑलरेडी फिजिकल वर्ल्ड में अवेलेबल है। G नेम ये भी प्रेजेंट है ना, जो एग्जिस्टिंग ऑलरेडी हमारा है उसी को ही हम लोग इसमें स्टोर कर रहे हैं, कुछ भी आप स्टोर नहीं कर रहे हो, मीन्स जो अवेलेबल ही नहीं है उसको हम स्टोर नहीं कर रहे हैं। सो डेटाबेस दैट इज मॉडल्ड ऑन रिलेशन डेटा मॉडल कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड
रिलेशनल डेटाबेस। जो डेटाबेस मॉडल है वो रिलेट कर पाता है रिलेशनल डेटा मॉडल से, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिलेशनल डेटाबेस। अब यहाँ पे एट्रीब्यूट क्या है, एट्रीब्यूट मैंने बताया, एट्रीब्यूट किसको बोलते हैं, कॉलम्स को बोलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स और पैरामीटर विच डेटा टू बी स्टोर्ड इन अ रिलेशन। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स इसका फीचर्स होता है, कुछ पैरामीटर्स होता है एक कॉलम का। जैसे मैंने बताया रोल नंबर, रोल नंबर में क्या है, ओनली रोल नंबर है 1 2 3 4। अब 1 2 3 4 ये क्या है, इंटीजर डेटा टाइप है। तो न्यूमेरिक में भी क्या है, कौन सा टाइप है, इंटीजर टाइप है। टपल, टपल रो होता है, टपल को हम लोग क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं। ये टर्म्स है डीबीएमएस में ऐसे ही बोला जाता है, एट्रीब्यूट, टपल, डोमेन। तो ईच रो ऑफ डेटा इन अ रिलेशन, जो रो होती है वो एक टेबल के अंदर होती है, इज कॉल्ड अ टपल। अब ये जो रो होता है ऐसे होती है ना, तो रो का मतलब क्या होता है, हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टली उसको रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे डिफरेंट सेट्स ऑफ डेटा होगा। सो इन अ टेबल विथ एंड कॉलम्स, अगर एंड कॉलम्स एक टेबल्स में, टपल इज अ रिलेशन बिटवीन दी एंड रिलेटेड है। तो एंड मान लीजिए होता है 10 कॉलम्स है, तो 10 रिलेटेड वैल्यूज यहाँ पर होगा एक टपल में, एक रो में। डोमेन क्या होता है, सेट ऑफ वैल्यूज। ये क्या है, सेट ऑफ वैल्यूज फ्रॉम विच एट्रीब्यूट कैन टेक अ वैल्यू इन ईच रो। जहाँ से एक एट्रीब्यूट जो टेबल होती कॉलम होती है वो वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। यूजुअली डेटा टाइप इज यूज्ड इन स्पेसिफाइड डोमेन फॉर एन एट्रीब्यूट। अब एक एट्रीब्यूट है, एट्रीब्यूट मीन्स कॉलम है, कॉलम का डेटा टाइप, जैसे मैंने बोला रोल नंबर, रोल नंबर का हमने डेटा टाइप क्या लिया, इंटीजर लिया। तो ये डोमेन क्या हो गया इस रोल नंबर का, इंटीजर, मीन्स इंटीजर टाइप को ही वो एक्सेप्ट करेगा। डिग्री, डिग्री क्या होती है, टोटल नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स। मान लीजिए बात है 10 कॉलम्स है, तो डिग्री क्या हो जाएगा 10। कार्डिनलिटी क्या होती है, टोटल नंबर ऑफ टपल्स। तो अब जरूरी नहीं है कि कॉलम, अब ये एक टेबल है, यहाँ पे 1 2 3 4 कॉलम हमने लिया। हाँ देखिए 1 2 3 4 कॉलम है, और रो मैंने कितना लिया 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे डिग्री कितना हो जाएगा 4, और कार्डिनलिटी कितना हो जाएगा 5। 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ अ रिलेशन। जब भी आप रिलेशन मॉडल बनाते हैं तो उसके लिए आपको क्या क्या प्रॉपर्टीज चाहिए, उसको हम लोग देख लेते हैं। प्रॉपर्टी 1, इम्पोज फॉलोइंग रूल्स ऑफ एन एट्रीब्यूट ऑन एन एट्रीब्यूट ऑफ द रिलेशन। जब आप एट्रीब्यूट लेते हो एज अ रिलेशन तो क्या चाहिए, ईच एट्रीब्यूट इन रिलेशन हैज अ यूनिक नेम। जो एट्रीब्यूट कॉलम नेम होती है वो यूनिक होनी चाहिए। सीक्वेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स इन रिलेशन इज इमैटेरियल। जो आपका रिलेशन होता है किसके, जो सीक्वेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स है, जो सीक्वेंस ऑफ कॉलम्स है वो आपके फॉलो होना चाहिए। सेकंड, गवर्न्स फॉलोइंग रूल्स ऑन अ टपल। अब हमने उसके लिए क्या देखा, कॉलम से रिलेटेड देखा, एट्रीब्यूट से रिलेटेड। अब हम लोग टपल मतलब जो रो होता है उसके, जो टपल होती है, रो होती है इन अ रिलेशन एज अ टेबल, वो क्या होती है, डिस्टिंक्ट होती है। जब आप एक पूरे रो को देखते हो वो सेट ऑफ डेटा जो होती है वो सारा का सारा क्या होती है, डिस्टिंक्ट होती है, मीन्स यूनिक वैल्यूज जब आप चेक करते हो तो। सो दैट मीन्स डेटा वैल्यू इन नो टू टपल्स ऑफ रिलेशन। जो डेटा वैल्यूज है जो 2 रोज सिमिलर नहीं हो सकते, उसका बोलने का मतलब ये है। तो टपल मस्ट बी यूनिकली आइडेंटिफाई बाय इट्स कंटेंट। जो टपल एक रो है वो यूनिकली आइडेंटिफाई होनी चाहिए। सीक्वेंस ऑफ टपल इन अ रिलेशन इज इमैटेरियल। ये भी सीक्वेंस को फॉलो करता है। द टपल्स आर नॉट कंसीडर्ड टू बी ऑर्डर्ड इवन थ्रू दे अपीयर टू बी अ टेबुलर फॉर्म। अगर टेबुलर फॉर्मेट में है तो आपका ऑर्डर वाइज वो कंसीडर नहीं की जाती है। नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, रिलेशन मीन्स टेबल। अभी सबसे पहले हमने किससे रिलेटेड देखा, एट्रीब्यूट का, फिर हमने किसका देखा, टपल का। अभी हम लोग किसका देखेंगे, टेबल का। टेबल मतलब रिलेशन। तो एक जब आप टेबल बनाते हैं तो क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान देनी चाहिए। ऑल डेटा वैल्यूज इन एट्रीब्यूट मस्ट बी फ्रॉम दी सेम डोमेन। जो आप डेटा वैल्यूज ले रहे हो एक कॉलम का, तो उसका जो डेटा वैल्यूज होना चाहिए वो सिमिलर होनी चाहिए, सिमिलर डेटा टाइप होनी चाहिए। ईच डेटा वैल्यू एसोसिएटेड विथ एन एट्रीब्यूट मस्ट बी ऑटोमिक। जो आपका डेटा वैल्यू है एक एट्रीब्यूट में वो क्या होना चाहिए, ऑटोमिक होनी चाहिए। ऑटोमिक मीन्स वी कैन नॉट बी डिविजिबल, वी कैन नॉट डिवाइड। उसके बाद आप उसको डिवाइड नहीं कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जी फोन
of relation guardian has 10 digit numbers which is indivisible. We cannot divide it, that 10 digit numbers form. No attribute can have many data values in one tuple. अब एक टपल के अंदर में एक टपल मतलब एक रो के अंदर में अगर हमने जैसे लिखा, चलिए फ़ोन नंबर ले लिया, फ़ोन नंबर एक एट्रीब्यूट है, फ़ोन नंबर में हमने 1 2 3 एक फ़ोन नंबर डाला, दूसरा डाला 4 5 6, तो ये 2 मल्टीपल डेटास एक रो के अंदर में नहीं होने चाहिए। मान लीजिए आपके पास मल्टीपल डेटास है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दूसरा टेबल एक क्रिएट करना होगा। फॉर एग्जाम्पल गार्जियन कैन नॉट स्पेसिफाई मल्टीपल कॉन्टैक्ट नंबर्स अंडर गार्जियन फोन एट्रीब्यूट्स, जो ऑलरेडी मैंने समझा दिया। A special value null is used to represent values that are unknown or non-applicable to certain attributes. कुछ attributes ऐसे होते हैं जहाँ पे हम लोग null रख देते हैं। null का मतलब क्या है कि आप उसको skip कर सकते हो वैसे डेटा को। फॉर एग्जाम्पल इफ़ अ गार्जियन डज नॉट शेयर हीज हर कॉन्टैक्ट नंबर, कोई ऐसा है पर्सन जो फ़ोन नंबर नहीं शेयर करना चाहता है, तो उस जगह पे हम लोग null को सेट कर सकते हैं। कीज इन अ रिलेशनल डेटाबेस, अब की क्या है, जब हम टेबल का एट्रीब्यूट्स लेते हैं तो दैट टाइम्स वी हैव टू मेंटेन सम कीज। द टपल्स विद इन अ रिलेशन मस्ट बी डिस्टिंक्ट, मीन्स यूनिक होना चाहिए आपका टपल। इट मीन्स नो टू टपल्स इन अ टेबल शुड हैव सेम वैल्यू फॉर ऑल एट्रीब्यूट्स। दैट मीन्स जो 2 रोज है, ये दोनों रो का जो डिटेल्स है आपका, कुछ पार्ट्स हो सकता है सिमिलर होगा लेकिन सारा का सारा सिमिलर नहीं होनी चाहिए। सो दैट इज देयर शुड एटलीस्ट 1 एट्रीब्यूट इन विच डेटा आर डिस्टिंक्ट, कम से कम एक जो कॉलम है वो आपका यूनिक होना चाहिए एंड नॉट नल होना चाहिए। नॉट नल मीन्स आपको कंपल्सरी यहाँ पे डेटा को डालना, ये नल वैल्यू नहीं हो सकती है। दैट वे वी कैन यूनिकली डिस्टिंग्विश ईच टपल ऑफ अ रिलेशन, इस टाइप का आप एक टपल को रिलेट कर सकते हो एज अ टेबल। सो रिलेशनल डेटा मॉडल इम्पोज सम रेस्ट्रिक्शन और कॉन्स्टेंट्स ऑन द वैल्यूज of the attribute and how the contains on one relation be referred through another relation. जो डेटाबेस है उसमें कुछ रेस्ट्रिक्शन होती है रिलेशनल डेटा मॉडल्स में, उसी के बारे में अभी हम लोग देखते हैं। फर्स्ट है कैंडिडेट की। अब ये कैंडिडेट की क्या होती है, अब ये एक टेबल है, इस टेबल में जैसे रोल नंबर हो गया है ना, रोल नंबर है, नेम है और ये डेट ऑफ बर्थ है। और जब ये रोल नंबर 1 2 3 4 है, नेम जो है ABCD है, हो गया। डेट ऑफ बर्थ मान लीजिए 1st 2nd 3rd 4th है ना, ऐसा है। यहाँ तो डेट आएगा 1/8 कर दिए, यहाँ 2/8 कर दिए, ये 3/8 कर दिए, 4/8। अब मेरे को बताइए ये जो रोल नंबर एट्रीब्यूट है यहाँ पे कहीं पर भी कॉमन है क्या, कोई भी वैल्यू कॉमन है, नहीं है। मतलब ये यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है, यूनिकली आइडेंटिफाई, हाँ ये भी यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है। नो डुप्लीकेट डेटा, हियर इज ऑल्सो यूनिकली आइडेंटिफाई। सो वट एवर एट्रीब्यूट्स आर यूनिकली आइडेंटिफाइड वी कैन टेक एज अ कैंडिडेट की। सो तो यहाँ पे कैंडिडेट की क्या क्या होगा, रोल नंबर, नेम एंड डेट ऑफ बर्थ, तीनों का तीनों आ गया, ठीक है। तो रिलेशन कैन हैव 1 or more attribute that takes distinct value. Distinct value means unique value. So that one you can take as a candidate key. अब इसी candidate key से हम लोग क्या करेंगे, out of 1 or more candidates key, the attribute chosen by the database designer to uniquely identify the tuples in a relation is called the primary key of that relation. अब इस टेबल में से हमने लिया तो इस टेबल में हमारे पास 3 कैंडिडेट की, इसमें से किसी को भी हम चूज कर सकते हैं एज अ प्राइमरी की। जैसे मैंने यहाँ पे लिया रोल नंबर को एज अ प्राइमरी की। अब यहाँ पे क्या बचा, रिमेनिंग 2 एट्रीब्यूट्स बचा, नेम एंड डेट ऑफ बर्थ, दैट वन वी विल टेक एज अ अल्टरनेट की। अल्टरनेट की में क्या जाएगा, नेम एंड डेट ऑफ बर्थ। सी ऑल्स आर यूनिकली आइडेंटिफाइड, बट सबसे पहले हमें एक टेबल में से क्या निकालना चाहिए, कैंडिडेट की। जो भी टेबल्स है आप देखिएगा उसका जो एट्रीब्यूट है, इफ़ दे आर यूनिकली आइडेंटिफाइड, कोई डुप्लीकेट वैल्यू हो तो वैसे एट्रीब्यूट को नहीं लिख सकते कैंडिडेट की में। जो नॉन डुप्लीकेट है, कोई डुप्लीकेट ही नहीं है, यूनिकनेस है, डिस्टिंक्ट वैल्यूज है, सो दैट एट्रीब्यूट यू राइट एज अ कैंडिडेट की। उसमें से किसी एक को हम लोग क्या कर सकते हैं, प्राइमरी की सिलेक्ट करेंगे और जो रिमेनिंग एट्रीब्यूट बचेगा दैट वन इज कॉल्ड अल्टरनेट की। मैंने बता दिया, यहाँ पर अल्टरनेट की नहीं है लेकिन मैंने बता दिया। अब कॉम्पोजिट प्राइमरी की क्या होती है, कॉम्पोजिट प्राइमरी की ये होती है व्हेनेवर सपोज ये जैसे 1 2 3 4 है, लेकिन 1 में भी ए आ गया, 2 में भी ए आ गया, अब 2 जगह आ गए तो ये तो यूनिकली आइडेंटिफाई, हाँ 2 एस है, लेकिन ये जो नेम है ना,
ये आपका यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर रहा है, तो नेम को यहाँ से हम लोग फिर हटा देंगे, है ना। फिर हमारे पास रोल नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ होगा कैंडिडेट की। रोल नंबर आपने क्या कर दिया, एज अ प्राइमरी की ले लिया, और अल्टरनेट की में क्या आ जाएगा, ओनली डेट ऑफ बर्थ है, क्योंकि एक ही रिमेनिंग बचा। अब मेरे को बताइए, कभी ऐसा हो सकता है कि ये भी कॉमन नहीं है, दोनों कॉमन नहीं है। अब 1A है, फिर इधर है, तब ऐसे सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे, ये जो है तीनों को मिला के प्राइमरी की बनाएंगे, तीनों को मिला के, क्योंकि तब 1A 1 अगस्त, 1A 2 अगस्त, यहाँ तो यूनिकली आइडेंटिफाई हो गया ना। तो ये जब यूनिकली, तो ऐसे में उसको बोलते हैं कॉम्पोजिट प्राइमरी की। जब एक एट्रीब्यूट्स यूनिकनेस हमको नहीं पता चलती है, तब हम मोर देन 2 या मोर देन 1 एंड मल्टीपल्स एट्रीब्यूट्स को कॉम्बिनेशन बना के भी हम प्राइमरी की को डिनोट। प्राइमरी की तो चाहिए एक टेबल में, तो वही चीज़ यहाँ पे बोला गया है। इफ नो सिंगल एट्रीब्यूट इन रिलेशन इज एबल टू यूनिकली डिस्टिंग्विश द टपल्स, आपका क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं कर पा रहा है, वो यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है सिंगल एट्रीब्यूट, सो दैट मोमेंट वी हैव टू टेक मोर देन 1 एट्रीब्यूट, सो दैट इज कॉल्ड कॉम्पोजिट प्राइमरी की। फॉरेन की क्या होती है, जब एक रिलेशन जो है दूसरे रिलेशंस के साथ में, जस्ट लाइक यहाँ पे हम लोग इस टेबल के थ्रू देखते हैं, थोड़ी सी ऊपर हमें जानी पड़ेगी, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए, ये GUID है, यहाँ पर भी GUID है, तो यहाँ पर GUID जो है एज अ प्राइमरी की हम लोग ले सकते हैं, और ये GUID क्या हो जाएगा, फॉरेन की। जो भी आपका करेक्ट करता है, जो कॉमन की होती है एक टेबल का प्राइमरी की, दूसरे टेबल में वो क्या बन जाता है, फॉरेन की। यहाँ पे रोल नंबर क्या है, प्राइमरी की है, और यहीं पे ये रोल नंबर जब यहाँ आ गया तो क्या बन जाएगा, फॉरेन की। One table's primary key whenever it will be referred, so then it is called foreign key. है ना, देखिए यहाँ पे क्या बोला है, a foreign key is an attribute whose value is derived from the primary key of another relation। एक रिलेशन है, रिलेशन मीन्स टेबल है, वहाँ से डिराइव करके, प्राइमरी की से डिराइव करके उसको लिया जाता है। So this means that any attribute of a relation is referencing, आप referencing दे रहे हो, which is used to refer contents from another reference, so that is called foreign key। यहाँ पे देखिए सेम ही चीज़ आपको बताया, ये देखिए रोल नंबर है ना, GUID है, GUID यहाँ पे आ गया, ठीक है, तो ये फॉरेन की बन गया। ये क्या है, आपका प्राइमरी की है, और यही प्राइमरी की यहाँ जा रहा है, तो ये क्या बन जाएगा, फॉरेन की बन जाएगा। तो मैंने आपको सारे कीज भी बता दिए, लिमिटेशंस बता दिए, डोमेन्स कैसे सेट करते हैं वो भी मैंने बता दिया। डोमेन्स किसको बोलते हैं, सेट ऑफ वैल्यूज जो एक ही टाइप का डेटा को रिप्रेजेंट करता है, सेम डेटा टाइप, दैट इज कॉल्ड डोमेन। टपल्स मैंने बताया, एट्रीब्यूट्स बता दिए, सबके सब मैंने बता दिए। एंड देन ऑल्सो इफ यू हैव अ डाउट देन काइंडली राइट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच।